बीएससी पार्ट थर्ड के छात्रों के लिए लेक्चर है। कोरोना की वजह से 1 महीने से मैं क्वारंटाइन लीव और मेडिकल लीव पे था, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं जो चैप्टर चल रहा था श्रोडिंगर समीकरण, जिसमें हम टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट समीकरण पढ़ चुके थे, उसके बाद 1 महीने के बाद ये क्लास ले रहा हूँ। सभी का स्वागत है। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और आगे आपको इस चैप्टर को बढ़ाना चाहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर समीकरण वाले समीकरण में, जहाँ पर तरंग फलन का भौतिक महत्व हम समझेंगे। तो वापस मैं आपको लेके आता हूँ कि तरंग फलन एक्चुअल में था क्या। कोई भी कण गति करता है तो दी ब्रोगली के अनुसार उसके साथ जो तरंग गति है, यानी कण को हम तरंग रूप में मान सकते हैं, और उसने लेमडा जो तरंग दे दी है वो h/p दी थी, लेकिन उसकी गति की समीकरण उसने नहीं दी थी। और श्रोडिंगर ने जब कण को तरंग रूप में माने तो उस तरंग की जो गति की समीकरण है वो सबसे पहले श्रोडिंगर ने दी थी। तो कण के साथ जो तरंग जुड़ी हुई है, तरंग को जो माध्यम में गति कर रही है, उसको व्यक्त करने का जो, उसको आप किससे व्यक्त करेंगे, उसको नाम दिया था तरंग फलन, जिसको हम साई से लिखते हैं। आपने देखा भी था, और ब्रैकेट में आर और टी इस तरह से लिखा था। आर यानी वो स्थिति का फलन है, आर = IX + JY + KZ, जहाँ XYZ उस बिंदु के निर्देशांक हो गए जहाँ पर हम कण की स्थिति और उसके साथ जो तरंग जुड़ी हुई है। जनरली हमने देखा था श्रोडिंगर के अनुसार कि कण के साथ एक तरंग नहीं होती, तरंगों का समूह चलता है, और उसको नाम तरंग पैकेट दिया गया था। ठीक है, तो एक तरह से साई तरंगों के उस पैकेट को व्यक्त करता है। उसके साथ जो जुड़ी तरंग है वो तरंग अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हुए, और वो जो पैकेट है जहाँ पर कण पाया जाता है वहाँ पर उसकी प्रायिकता का मान अधिक होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये साई से इसको व्यक्त किया गया था तरंग फलन को। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उसका भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन क्या है। हम जानते हैं कण जब गति करता है माध्यम में तो स्थिति ऊर्जा जो है उसकी स्थिति पर निर्भर करती है, और समय के साथ अगर वो गतिशील है तो समय पे भी निर्भर करेगी। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो नोट्स मैंने आपके डाल रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, किताब में से लिया है, उसी को मैं आप यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। तरंग फलन का भौतिक महत्व वहीं से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप या तो बुक खोल लीजिए या ये नोट्स जो PDF फॉर्मेट हैं उसको खोल लीजिए। क्या है उसमें, जो स्थितिज ऊर्जा है V, वो आर और टी पर निर्भर करती है। तो किसी स्थिति ऊर्जा V क्षेत्र में गतिशील कण के व्यवहार को तरंग फलन साई RT द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तरंग फलन के द्वारा व्यक्त किया जाता है और उसको साई लिखते हैं। अब ये कह रहा है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि साई एक सम्मिश्र राशि यानी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। अगर हम उसको अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की जैसे व्यक्त करें, जहाँ अल्फ़ा रियल पार्ट हो जाएगा और बीटा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी वास्तविक मान हो गया अल्फ़ा और बीटा हो गया काल्पनिक भाग। आयोटा जहाँ पे √-1 होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो साई को ये साफ कह रहा है, इट मे बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ इस तरह से अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा लिखें तो अल्फ़ा रियल पार्ट हो गया और बीटा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, तथा यह मापने योग्य राशि नहीं होती है। हम जानते हैं कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम मेजरमेंट का तरीका क्या होता है, उसका जो मापांक है साई के, है ना, साई जिसको हम लिख रहे हैं, उसके मापांक का जो वर्ग है उसका मान निकालेंगे, वो रियल आएगा। ठीक है, और उसका अंडर रूट लेंगे तो वो उसकी वैल्यू बताएगा। तो मापने का तरीका ये है। तो साई स्टार, साई इसने यहाँ पे ये लिया है, साई स्टार साई स्टार क्या है, अगर साई हमने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा लिया था, उसका ये संयुग्मी होगा, यानी ये अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। आयोटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, उसको हम संयुग्मी कहते हैं। तो साई स्टार को यहाँ पे इसने गुणा कर दिया, किससे, साई स्टार को साई से गुणा कर दिया। तो ये साई RT का जो वर्ग है, मापांक का जो वर्ग है, वो हमेशा वास्तविक और धनात्मक होगा। इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। जहाँ साई स्टार क्या होगा, फलन का संयुग्मी होगा, सम्मिश्र होगा, सम्मिश्र संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसको आप डालते हैं। और गणित में आप पढ़ते भी हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इसलिए इसको आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। और सन 1926 में जो वैज्ञानिक था मैक्स बोर्ड, उसने ये प्रस्ताव दिया कि समय T पर
कण की स्थिति R पर पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को साई RT के मापांक के वर्ग के समानुपाती माना जा सकता है। अर्थात तरंग फलन साई RT का संबंध समय t पर कण की स्थिति R पर पाए जाने की प्रायिकता से होता है। जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है वहाँ पर तरंग फलन का मान भी क्या होता है, अधिक होता है, और जहाँ कण नहीं होता है, नहीं पाए जाने की प्रायिकता है, वहाँ पे नगण्य होता है। तो जल्दी मैक्सिमम जहाँ होता है वहाँ पे उसको 1 कहते हैं, 100%। इसका साई RT के मापांक का जो वर्ग है का मान है वो इन बिटवीन 0 एंड 1 होता है। प्रतिशत के हिसाब से लें तो 0 से 100% होता है। तो साई RT तरंग फलन से वर्णित कण की स्थिति प्रायिकता घनत्व साई RT के मापांक का वर्ग होता है तथा अल्पांश आयतन, जहाँ हम जिस बिंदु पर हम जाना चाहते हैं कण की, वहाँ पे प्रायिकता निकालना चाहते हैं, तो उसके चारों ओर एक क्या लेते हैं, अल्पांश आयतन, आयताकार एक षटफलक बना देते हैं। उसके केंद्र में अगर आपके पास वो स्थिति निर्देशांक x y z पर आप निकालना चाहते हैं P बिंदु पर, तो उस P बिंदु के चारों ओर आपने ये आयताकार षटफलक बना दिया जिसकी लंबाई हो गई dx, चौड़ाई हो गई dy और ऊंचाई हो गई dz। तो अल्पांश आयतन dv क्या हो जाएगा, इन तीनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, dv इजिकल टू dx dy dz, और इसको d³ r भी हम लिखते हैं। तो उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है वो निकालना चाहें तो प्रायिकता घनत्व P को dv से गुणा कर देंगे। प्रायिकता घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में जो प्रायिकता थी वो PRT थी, उसको आयतन से गुणा कर दिया तो ये प्रायिकता बताएगा, और P को चूँकि साई RT के मापांक का वर्ग लिख रहे हैं तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ये प्रायिकता को व्यक्त करेगा। इस कारण साई RT को प्रायिकता आयाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। मैक्स बॉर्न की परिभाषा से क्वांटम यांत्रिकी में इस तरह से तरंग फलन में दो और प्रतिबंध काम में आ जाते हैं, और वो इस तरह से इसके निष्कर्ष से दो प्रतिबंध क्या आ गए कि तरंग फलन किसी भी स्थान पर अनंत नहीं होता सकता, क्योंकि साई RT के मापांक का जो वर्ग है उसको आयतन dv से गुणा करें, dv का मान पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो कण की प्रायिकता तो दर्शाता है तथा प्रायिकता अनंत नहीं हो सकती, इसलिए तरंग फलन का अधिकतम मान या तो 1 होता है या 100% हो सकता है। तो ये पहला इसका कंक्लूजन निकला। और दूसरा क्या है, किसी एक स्थिति R पर तरंग फलन साई RT जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर था का केवल एक मान यानी सिंगल वैल्यू ही होना चाहिए, क्योंकि एक कण एक ही समय पर दो स्थानों पर नहीं हो सकते। अर्थात किसी स्थिति पर प्रायिकता के मान एक से अधिक नहीं हो सकते, केवल एक ही मान होगा, एक से अधिक है तो वो उसकी अर्थहीन व्याख्या करता है। तो हमने यहाँ पे आज पढ़ा है कि किस तरह से हम कण जब गति करता है तो उसके साथ जो तरंग फलन जुड़ा होता है उसका क्या भौतिक महत्व है, और किस तरह से प्रायिकता घनत्व से हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। आगे ये बहुत काम आएगा पूरे चैप्टर में। आगे जो भी प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट 1 बाय 1 लेके अब इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।